हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने सॉल्यूशन भेजे, ग्रुप पे भी आए थे, कमेंट बॉक्स में भी आए हैं, तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए। एक हमने दिया था इम्पल्स, आवेग, और आवेग का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और कह सकते हैं, हम जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। और यदि हम dp लिखें, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज़ द f इंटू dt, और ये किसके बराबर होता है, इम्पल्स के। तो इम्पल्स की जो डायमेंशन है या इम्पल्स की जो यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, मोमेंटम के। चलिए, तो फोर्स का क्या हो गया, m1 l1 t-2, टाइम का कितना हो गया t1, और क्या लिख सकते हैं m1 l1 t-1। ये किसकी डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए, ये आनी चाहिए डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। और ये क्वेश्चन आया भी है कि किन की डायमेंशन सेम है। एक ऑप्शन में ये भी था कि आवेग और संवेग, मतलब मोमेंटम और इम्पल्स, दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम। चलिए, एक क्वेश्चन दिया था हमने विस्कोसिटी का, श्यानता का, और श्यानता को रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। और नीटा निकालने के लिए एक स्टोक का नियम आता है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ 11th क्लास। तो उसमें स्टोक का नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में नीचे गिरती है तो उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, और जो कांस्टेंट वेग का या सीमांत वेग का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो दिया F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी टी, दैट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नीटा, दैट इज़ नीटा इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी टी। टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी ही है, आर यहाँ रेडियस है, 6 पाई कांस्टेंट है, F फोर्स है। तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन बताइए ज़रा क्या होता है, m1 l1 t-2। अच्छा, बात करते हैं 6 पाई हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन आप चाहें तो m0 l0 t0 लिख सकते हैं। बाकी का r का होगा l1, और बात करें bt की, दैट इज़ l1 t-1। तो आंसर बताइए कितना आ गया। हाँ जी, टोटल m1, दैट इज़ l1 कैंसिल आउट हो गया तो l-1। हाँ जी, और ये ऊपर जाएगा तो t-1, दैट्स द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, m1 l-1 t-1। चेक कर लीजिए, m1 आ गया है, l1 से l1 कट गया तो नीचे l1 बचेगा, वो ऊपर चला गया l-1, और वहाँ ऊपर जुड़ेगा तो t-1। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया था, दैट इज़ अगला न्यूमेरिकल था आपका जो घर के लिए दिया था, वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट जो वर्ड है या प्रवणता जो शब्द है वो कब इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू लेंथ हो रहा है, तो हम वहाँ हमेशा ग्रेडियंट या प्रवणता का शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे बात करें dv अपॉन dr, यदि v यहाँ पोटेंशियल है, विभव है, तो आप करोगे विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा, यदि dt अपॉन dr है, मतलब टेम्परेचर चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आप कहेंगे यहाँ ताप प्रवणता है या टेम्परेचर ग्रेडियंट है। और भी बात कर लेते हैं, माना dv अपॉन dr, वेलोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये होगा वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यदि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं तो आप वहाँ ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ये हमने आपको दिया था, दैट इज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मैसेज दे रहा है कि ऊपर वेलोसिटी है, नीचे एक डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी का होता है l1 t-1, और नीचे क्या है, डिस्टेंस, तो l1 से l1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ t-1। और t-1 किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, और उसका होता है t-1। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के। चलिए, इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि आपको कल नहीं दी थी, पर टेम्परेचर को किस में नापेंगे, केल्विन में। केल्विन कितना है, 1, और आर क्या है,
L1, जिसका क्या आ जाएगा डायमेंशन M0 L-1 T0 K1। बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमेंशन पता होना चाहिए पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, और नीचे क्या है हमारे पास डिस्टेंस। W का होता है M1 L2 T-2। W इज़ द एनर्जी, सो एनर्जी का डायमेंशन होता है M1 L2 T-2। हाँ जी, बात करें यदि Q की, तो Q का क्या होगा A1 T1, आप जानते हैं कल भी बताया था, I = Q/T, दैट इज Q = IT, और I इज़ द एम्पियर, T इज़ द टाइम। R क्या होता है L1 है, तो चलिए हाँ जी, टोटल M कितना है 1 है, एक L1 नीचे, एक L कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। हाँ जी, इधर -2 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, दैट इज T-3 और A-1 M1 है। उसके बाद L1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक बचेगा L1, T-2 ऊपर जाएगा तो -3 A-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक आपको दी थी यंग मॉड्यूलस की, किसकी दी थी, यंग मॉड्यूलस बाई। एक्चुअली आपने जब इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप उसमें एक बात पढ़ते हैं, हुक का नियम, ठीक है, एक नियम आता है प्रत्यास्थता के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, वो है हुक का नियम। वो कहता है कि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो प्रतिबल है, वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के या विकृति के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप लिखते हैं कि प्रतिबल इक्वल टू एक कांस्टेंट E, और ये होता है विकृति के। तो आप ये जो कांस्टेंट है ये कह रहा था प्रत्यास्थता नियतांक या प्रत्यास्थता गुणांक। इसको E को सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे प्रतिबल अपॉन विकृति, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं यंग मॉड्यूलस की। तो यंग मॉड्यूलस एक्सप्लेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए। कहने का मतलब यदि y का मतलब है अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, विकृति हमने कल बताया था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। तो ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी है वही नीचे होती है, तो एक दूसरे की जो डायमेंशन से कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हमेशा विकृति की या स्ट्रेन की डायमेंशन कितनी आएगी, हमेशा M0 L0 T0। बात करते हैं प्रतिबल की। तो प्रतिबल जो होता है वो होता है, आपने एक वायर लिया है, शायद कल भी बताया था, और यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया है, माना कोई भार लटका दिया mg, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, ये इसका एरिया है, तो ये फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या कहलाएगा, प्रतिबल। तो प्रतिबल का डायमेंशन किसके इक्वल है, प्रेशर के बराबर है। तो आप प्रतिबल का डायमेंशन लिखते हैं, हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। चलिए, तो y इक्वल टू, इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, प्रतिबल, कौन सा प्रतिबल, अनुदैर्ध्य, और विकृति कौन सी, अनुदैर्ध्य, लेकिन है तो विकृति ही। तो विकृति का डायमेंशन कितना लिखना है, M0 L0 T0। प्रतिबल का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया से, तो फोर्स का कितना होता है M1 L1 T-2, और अपॉन एरिया का मतलब क्या है, L2। ठीक है, चलिए, तो L2 कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या आ जाएगा M1 L-1 T-2, और नीचे कितना आ रहा है M0 L0 T0। इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर ऊपर वाला ही आ जाएगा M1 L-1 T-2। ये क्या है, यंग मॉड्यूलस का आंसर। यंग मॉड्यूलस पूछ ले, या बल्क मॉड्यूलस भी होता है V, वो भी यही होता है, लेकिन वहाँ क्या आता है, आयतन प्रतिबल, मतलब आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। ठीक है, हाँ जी, ये जो यंग मॉड्यूलस है वो लेंथ के लिए आता है, और जो बल्क मॉड्यूलस है ये आता है आयतन के लिए। तो इसका भी डायमेंशन वही होगा, क्योंकि आयतन का मतलब क्या है, या विकृति कैसी होगी, डेल्टा V अपॉन V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम का कट जाएगा, तो क्या डायमेंशन आएगा विकृति का, M0 L0 T0। ऊपर क्या बचेगा, प्रतिबल। प्रतिबल का डायमेंशन क्या होता है, M-1 L-1 T-2। तो बल्क मॉड्यूलस का भी यही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं
कोई सा भी बल्क मॉड्यूलस हो, कोई सा भी कोई भी राशियों कांस्टेंट हो, चाहे y हो v हो, आपका आंसर m1l-1t-2 आएगा। और दूसरा, कोई भी आपको स्ट्रेन दे दे, विकृति, आयतन विकृति दी है, इधर अनुदैर्ध्य विकृति दी है, एक अपरूपण विकृति होती है, तो उनका डायमेंशन क्या आता है? हमेशा m0 l0 t0। वैसे आपके कोर्स में भी है, जब टॉपिक पे आएंगे तब अच्छे से भी बात करेंगे। चलिए, एक और हमने दिया था, दैट इज़ नहीं हो गए सारे। एक क्वेश्चन है जो आपके प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ है और उसका नाम है, विमान निकाल दी आपको, लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की। आप देखेंगे पेपर तो आप उसमें मिल जाएगा आपको। तो एक पूछी गई है लेटेंट हीट का डायमेंशन बताइए। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द Q = ml। मतलब यहाँ मास है और है लेटेंट हीट, दैट इज़ द एनर्जी। तो L निकालने के लिए क्या करेंगे? Q/m। Q क्या है? एनर्जी है या वर्क है, तो m1l2t-2 अपॉन m क्या है? एक मास है, तो m1। तो लेटेंट का क्या फॉर्मूला आ गया जी? m0l2t-2। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था ऊष्माधारिता का बताइए। तो हम जानते हैं ऊष्माधारिता का फॉर्मूला, कि ऊष्माधारिता होती क्या है? किसी भी द्रव्यमान को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा प्रोपोर्शनल होगी द्रव्यमान के और किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों को मिला के? Q ∝ m/dt, और एक कांस्टेंट लिखते हैं, एक साइन हटा के ms/dt। तो s बराबर क्या आ गया साहब? Q/m/dt। चलिए इसका डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो s = व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी? दैट इज m1l2t-2 अपॉन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ m? दैट इज द m1, और t का क्या होगा? केल्विन। तो क्या लिखेंगे? m1 से m1 कैंसिल आउट होगा, दैट इज द m0l2t-2 और k-1, दैट इज डायमेंशन ऑफ ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलिए ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो किससे हुए? एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से हुए हैं। एनर्जी क्या है? एक तरह से वर्क है। तो वर्क के इक्वल क्या आया था अभी हमारा? ms/dt। और भी कई सारे, जैसे कि हमने कल एक एग्जाम्पल समझाया था कि इंडक्टर का डायमेंशन कैसे निकालोगे, एक समझाया था कैपेसिटर का डायमेंशन कैसे निकालना है। तो W की बराबरी क्या लिखेंगे? 1/2 Li², या ये किसके बराबर होगा? 1/2 Q² अपॉन C, या किसके बराबर होगा? QB के। तो आप इस तरह वर्क का डायमेंशन से लेटेंट हीट की, स्पेसिफिक हीट की, इंडक्टर की, कैपेसिटेंस की और पोटेंशियल की, किसी की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक स्पेशल पॉइंट में हम आपको कुछ लिखवा रहे हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस किस का डायमेंशन जो है वो हमेशा 0 आएगा। एक तो है विकृति, स्ट्रेन, अभी हमने पढ़ा है। तो स्ट्रेन का डायमेंशन हमेशा क्या आएगा? m0 l0 t0। एक कल बताया था एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका भी हमेशा डायमेंशन कितना आएगा? 0 0 0। म्यू r, इसका डायमेंशन हमेशा 0 0 0 आने वाला है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ e⁻∝t²। चलो इसको प्लस कर लेते हैं। यह है एक्सपोनेंशियली α_t²। थोड़ा दूर हो गया है, पास लिख लें अल्फा। तो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ अल्फा? इस तरह का आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखें, कोई भी एक्सपोनेंशियली फंक्शन है या लॉग का फंक्शन है या कोई भी एंगल है, सब पे आएंगे धीरे धीरे। पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियली फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियली फंक्शन पे ऊपर जो पावर होने वाली है वो हमेशा नंबर होनी चाहिए। जैसे e⁻1, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, लेकिन नंबर होगी। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियली पे जो भी आपने लिखा है वो इक्वल टू नंबर होना चाहिए। नंबर का मतलब एज अ कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट की डायमेंशन हम हमेशा जानते हैं क्या होता है? m0 l0 t0। और आपसे पूछी गई अल्फा की डायमेंशन, तो आप क्या समझ में आया कि सर ये जो टोटल अमाउंट है या ये जो टोटल मल्टीप्लाई है, इसका डायमेंशन आना चाहिए m0 l0 t0। तो अल्फ़ा का क्या होगा साहब? अल्फ़ा का होगा m0 l0 t0 अपॉन t², क्योंकि t² नीचे ले जाइए। हाँ जी, क्या लिखेंगे?
M0L0T-2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, M0L0T-2। वैसे भी ये ऊपर ही पता लग रहा है, ऊपर कोई नंबर बनाने के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होना जरूरी है, 1/t², तभी तो t² से कटेगा और आंसर क्या आएगा, 1, और एक नंबर है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, हो सकता है और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एक्सपोनेंशियली आ गया, फॉर एग्जाम्पल x इंटू गामा, ठीक। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ गामा? तो आपको पता है x यदि यहाँ डिस्टेंस है तो गामा 1/डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्टेंस से डिस्टेंस कटेगा तो डायमेंशन M0L0T0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा x इक्वल टू M0L0T0। तो गामा कितना आ गया, M0L0T0 अपॉन x, और इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज L1। तो आंसर आ जाएगा L-1। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, लॉग के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल लॉग लिख दिया हमने बीटा टी, तो हम जानते हैं कि लॉग के अंदर हमेशा जो भी क्वांटिटी आएगी वो नंबर में आती है, वो कोई फंक्शन नहीं आता। तो बेहतर क्या होगा कि हम ये समझ जाएं कि बीटा टी जो है वो डायमेंशन रखता है नंबर का। नंबर का डायमेंशन होता है M0L0T0। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, M0L0T0 अपॉन टी, और टी को लिख सकते हैं कैपिटल टी, दैट इज बीटा इक्वल टू T-1। ये इसका डायमेंशन है। तो कोई आपका एक्सपोनेंशियली आ गया, लॉग आ गया। अब एक चीज़ और है, दैट इज़ द साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, या उसके साथ कोई फंक्शन आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, ये इसकी तीसरी टाइप है जो हम कर रहे हैं। इधर देखिए, हाँ जी, सबसे पहले थीटा जो होगा एंगल, उसका डायमेंशन हमेशा M0L0T0 होगा। आप कहेंगे सर जी क्यों? हम कहेंगे कि जैसे कोई भी एक चाप ले लिया हमने, और चाप का मतलब आर्क, और दैट इज़ द थीटा, दैट इज़ द रेडियस। ये चाप है या आर्क है, तो थीटा एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क जो है, चाप जो है वो कितना है, लंबाई में है, और जो रेडियस है वो भी लंबाई में है। तो लंबाई से लंबाई कटेगी तो आंसर आएगा M0L0T0। कहने का मतलब आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। तो हम क्या लिखेंगे, M0L0T0। इसलिए थीटा का जो डायमेंशन है हमेशा क्या आएगा, M0L0T0, मतलब डायमेंशन लेस है। बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा भी M0L0T0 है। लेकिन साइन थीटा M0L0T0 क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं लाल बटे कक्का से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब भी डिस्टेंस है, कर्ण भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, M0L0T0। इसी बेस पे हम कह सकते हैं जितने भी टेक्नोमेट्री फंक्शन हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सभी का डायमेंशन कितना आएगा, M0L0T0। एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए हम बताते हैं आपको, साइन अल्फा v स्क्वायर कोई फंक्शन दिया गया है, तो अब बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। आपको पता है कि अंदर जो क्वांटिटी आने वाली है यहाँ आती है थीटा, और थीटा का डायमेंशन कितना है, M0L0T0। इसका मतलब अल्फा v स्क्वायर का डायमेंशन भी हमेशा M0L0T0 के इक्वल आना चाहिए। वापस बोल रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्म है, तो ये जो चीज़ लिखी है अल्फा v स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, थीटा के बराबर। और यदि ये थीटा के बराबर है तो थीटा का डायमेंशन कितना होता है, M0L0T0। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, M0L0T0 के। तो आप क्या करेंगे, अल्फा का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो b स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, M0L0T0 अपॉन b स्क्वायर। और यहाँ v किसके बराबर है, वेलोसिटी के, तो M0L0T0, v का है L1, T-1 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, अल्फा का डायमेंशन M0L-2 और T2। ठीक है, तो ऐसे आप क्या है कि इस तरह मैथमेटिकल जो फंक्शन है उनका डायमेंशन आप M0L0T0 देख के आप अपने आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाते हैं, बताते हैं आपको। चलिए, एक छोटा सा टाइप है, अच्छा ये आपने लिख ही लिया है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे तो हम आगे इसको ड्राइव भी करवाएंगे, लेकिन कल हमने बताया था डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ इंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस।
एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ L इंटू सी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तरीका तो सिंपल सा है कि आप सबसे पहले इंडक्टर का डायमेंशन कैलकुलेट करें, उसके बाद आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैलकुलेट करें, और आपको तरीका बता दिया हमने, W बराबर 1/2 L² इक्वल टू 1/2 Q²/C। तो इन दोनों से आप L और C की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकलेगा। लेकिन जब आप 12th पढ़े थे तो एक चीज़ पढ़े थे, LCR सर्किट, AC करंट में पढ़े थे। और LCR सर्किट में जब ये सीरीज में जुड़े होते हैं तो एक कंडीशन आती है रेजोनेंस की, अनुनाद की, और उस कंडीशन में एक फॉर्मूला आता है कि किस फ्रिक्वेंसी पर अनुनाद होगा या धारा का मान अधिकतम होगा। तो वो आता है ω/R = 1/√LC, और कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं FR = 1/2π√LC। तो आप कहेंगे सर जी आप यहाँ से यहाँ क्यों ले गए? तो हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन हो, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, आपके पास 125 क्वेश्चन है, 120 मिनट हैं, तो इतना समय नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर सकें। तो बेहतर ये होगा, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है, इसका डायमेंशन होता है t-1 या 1/t। हाँ जी, 1/2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डेट इज द LC। तो हम क्या कहेंगे, √LC का डायमेंशन कितना है, t, तो LC का डायमेंशन कितना होगा, t²। इसको अच्छे से लिख सकते हैं m0L0t²। तो LC का जो डायमेंशन है वो कितना आ रहा है, m0L0t²। आप ऐसे निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ μ0ε0? ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ, ये तो आपके प्रवक्ता परीक्षा में आया है। हमको एग्जैक्ट अभी इसका तो सन याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद UPPCS में आया है, ऐसा लग रहा है। μ0ε0, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि μ0ε0 का डायमेंशन कितना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा EM वेव या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो उसमें एक टॉपिक आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट c = 1/√μ0ε0। तो आप कहोगे सर जी अच्छी खासी हमारी डायमेंशन की बात चल रही थी, तो और आप हमको ले गए लाइट की वेलोसिटी के पास, तो बात इतनी सी है, आप कूलाम के नियम से ε0 कैलकुलेट करोगे, एम्पियर के लॉ से आप हो सकता है μ0 कैलकुलेट करो, और भी कई सारे लॉ लगा सकते हो। तो बेहतर ये है कि आप फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो आप जानते हैं c क्या है, एक वेलोसिटी है, तो सबसे पहले हम μ0ε0 चाहते हैं, तो क्या करेंगे, c² = क्या आएगा, μ0ε0, और μ0ε0 = 1/c², और c क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या है, L1t-1 स्क्वायर लिख देंगे। तो μ0ε0 का डायमेंशन आ गया L-2 और t2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन आसान हैं, आप कर सकते हैं, चीज़ें याद रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक और बताते हैं, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर आपको एक और समझा देते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ RC? RC क्या है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो मल्टीपल करके डायमेंशन आएगी, उसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। बात करते हैं, एक सर्किट आपने पढ़ा होगा, सीरीज में जब R और C रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जुड़े हों तो एक फॉर्मूला आता है, दैट इज़ द Q = Q0। हम करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, I = I0 e⁻t/RC। ये एक फॉर्मूला आता है निकल के। तो यहाँ एक चीज़ पढ़ते हैं कि T = τ होगा, और τ होता है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। टॉ की डेफिनेशन क्या है, विश्रांति काल वो समय है जिस पर धारा का मान अधिकतम का 1/e गुना रह जाए। ठीक, तो I का मान I0/e कब रहेगा, जब T = कितना हो, RC। इसका मतलब जो T की डायमेंशन है टाइम की, वो किसके इक्वल है, RC के। तो आप सीधा लिख सकते हैं RC की डायमेंशन होगी T1, और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो m0L0t1। आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। वापस हम जा रहे हैं, ये फॉर्मूला है, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब 12th का AC सर्किट पढ़ेंगे।
तो वहाँ ये एक डायमेंशन आती है या एक इक्वेशन आती है, और चार्ज के रूप में भी आती है, Q बराबर Q0 माइनस ई की पावर T अपॉन RC, वो भी आती है। तो यहाँ क्या पता लग रहा है कि जब आपके टाइम का मान इतना हो जाए कि यहाँ ई की पावर -1 बन जाए या I0 अपॉन ई हो जाए, तो ऐसे टाइम को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। तो T बराबर RC होगा तब ये कंडीशन संभव है, और T क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम की विमा क्या होती है, T1, और T1 की विमा किसके बराबर होगी, RC के। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यदि आप R का डायमेंशन निकालोगे, C का डायमेंशन निकालोगे तो निकाल तो सकते हो, आंसर आ जाएंगे, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेशन वाले आएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस टाइप का ट्रिक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात हम आपसे पूछना चाहते थे, आपको कोई लैंग्वेज का इशू तो नहीं है? कई सारे बच्चों को परेशानी हो तो बताइएगा कि सर आप हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कोई और भी इशू है कि आपका जो लिखा हुआ है बोर्ड पे हमको समझ नहीं आ रहा है, आपकी लैंग्वेज हमें इशू कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप कमेंट में, हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं, हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और वीडियो के एंड में भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप सजेशंस दे सकते हैं। हम जो क्वेश्चंस बोर्ड पे देते हैं आप उनके सॉल्यूशन भी वहाँ भेजें, डिस्कस करें। आने वाले समय में हम क्वेश्चन की सीट भी वहाँ भेजेंगे और टेस्ट भी भेजेंगे। तो आप उन ग्रुपों से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए, डायमेंशन का एक स्टेप तो हमने पूरा कर लिया है। या बात करें डायमेंशन का, जो डायमेंशन जितने भी प्रकार की होती हैं, जितने टाइप से आ सकती हैं, वो हमने कर लिया। अब हमारा जो टारगेट है वो अगले टॉपिक का है, और वो टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशंस को पढ़ना। और पहली बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, दैट इज़ द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इसको हिंदी में समघातता सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समघातता सिद्धांत। आई थिंक ऐसे ही लिखते होंगे इसको, आप देख लीजिए, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल और समघातता सिद्धांत। वैसे तो आपको नाम से ही दिख रहा है, जिसमें समान घात आए वो क्या कहलाएगा, समघातता सिद्धांत। यदि आपके पास कोई इक्वेशन दी है और आप चेक करना चाहते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, तो आपकी शर्त ये होगी कि उस इक्वेशन में आने वाली सभी टर्म सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका इक्वेशन ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो आपका इक्वेशन गलत है। हम छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। बड़ा फेमस और आसान सी इक्वेशन है, b बराबर u प्लस ए टी। दैट इज द डायमेंशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हियर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन और t इज द टाइम। तो हम जानना चाहते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों टर्मों की डायमेंशन बराबर आनी चाहिए। यदि है तो ये इक्वेशन ठीक है। चलिए, ये वेलोसिटी है तो L1 t-1, ये भी वेलोसिटी है तो L1 t-1 प्लस दूसरा ये क्या है, L1 t-2, क्योंकि एक्सेलरेशन है लेकिन मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, टाइम का। तो टाइम जब इसमें जुड़ेगा तो कितना आ रहा है, L1 t-1, दैट इज L1 t-1 प्लस L1 t-1, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं तीनों टर्म की जो डायमेंशन है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। अच्छा, ये से एक रिजल्ट और निकल के आ रहा है। पहला रिजल्ट तो इक्वेशन चेक कर ली, दूसरा रिजल्ट ये भी है कि हमेशा वही राशि या वही फिजिकल क्वांटिटीज़ जुड़ेंगी या वही टर्म जुड़ेंगी जिनकी डायमेंशन सेम हो। कोई भी ऐसी टर्म नहीं जुड़ेगी जिसकी डायमेंशन सेम ना हो। जैसे हम जोड़ना चाहें वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को, तो ये हमेशा गलत होगा। फॉर एग्जांपल, हम यदि इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये इक्वेशन गलत थी। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, और दोनों सेम डायमेंशन के ही आपस में जुड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक दूसरे की डायमेंशन में, जिनकी डायमेंशन अलग है, उनको आप जोड़ नहीं सकते। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। और हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है 2011 प्रवक्ता परीक्षा में आया है। आप देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्स इक्वल टू A प्लस एक्स अपॉन वी। ये क्वेश्चन पूछा गया है
और आपसे पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसमें हमको पहचानना है कि हमको डायमेंशन निकालना है ए अपॉन बी का। ये इक्वेशन ठीक है, उसने दी है कि एफ इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी। इसका मतलब इस टोटल का जो डायमेंशन है वो फोर्स के बराबर है। इसको हम और थोड़ा सेपरेट कर लें तो लिख सकते हैं ए अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन बी दैट इज़ द एफ। तो इसमें 3 टर्म बन गई, पहली, दूसरी और तीसरी। तो आंसर तो आपके सामने है। जब ये फोर्स के इक्वल है तो ये भी फोर्स के बराबर होना चाहिए और ये भी फोर्स के बराबर होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। तो क्या होगा देखो, सीधा सा पता लग रहा है, ए अपॉन बी की डायमेंशन है m1 l1 t-2, किसके बराबर? फोर्स के बराबर। और दूसरा, यदि आप बी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, वैसे तो उसने केवल ए अपॉन बी की पूछी थी तो सीधा आंसर है। और यदि आप एक्स अपॉन बी की यदि आप बी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन बी की डायमेंशन किसके बराबर होगी? वो भी फोर्स के इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे साहब? m1 l1 t-2। और यहाँ b का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? x अपॉन m1 l1 t-2। x का कितना होता है? l1 होता है। नीचे कितना आ जाएगा? m1 l1 t-2। और बताइए क्या लिख सकते हैं? m-1 l0 t2। ये हो जाएगी आपकी v की डायमेंशन। ठीक है, आप a की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दी जाने वाली इक्वेशन में जो क्वांटिटीज़ या जो टर्म जुड़ रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होना जरूरी है। चलिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख करके बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि 2 क्वांटिटी हैं a और b और इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, हम क्वेश्चन वापस बोल रहे हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं a और b और दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो बताइए निम्न में से कौन सा रिलेशन ठीक है? ऑप्शन ए जो है वो है a प्लस बी, ऑप्शन बी जो है, इसको a की जगह 1 2 3 कर लेते हैं, 2 दैट इज़ a माइनस बी। ऑप्शन जो सी है या 3 है वो है a अपॉन बी, और ऑप्शन जो डी है या 4 है वो है e की पावर माइनस या प्लस a अपॉन बी। ठीक है, हाँ जी, इनमें से पूछा है कौन सा रिलेशन जो है वो a और b की डायमेंशन यदि अलग अलग है तो ठीक है। तो आपने वैसे आंसर टिक कर लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन हम बात करते हैं कौन सा आंसर ठीक है। तो आंसर बता दें या कमेंट बॉक्स में पूछें आपसे? चलिए, आप ऐसा कीजिएगा, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा या ग्रुप पे भेजिएगा। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर रहे हैं। ए और बी के डायमेंशन जो है वो अलग अलग हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन पॉसिबल है और कौन सा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए, हाँ जी, एक जो क्वेश्चन है बहुत फेमस, जो नीट से लेके आपकी प्रवक्ता परीक्षा तक और प्रवक्ता परीक्षा से लेके नेट तक हमेशा पूछा जा रहा है और सब लोग उसको करवाते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है और आपकी परीक्षा में कई बार आया, रिपीट हो के आ रहा है। इक्वेशन ऑफ रियल गैस P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर V माइनस बी दैट इज RT। तो यहाँ 3 तरह के इक्वेशन 3 तरह के कांस्टेंट के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, डायमेंशन पूछी जाती हैं। पहला A की डायमेंशन, दूसरा B की डायमेंशन और तीसरा R की डायमेंशन। तो सबसे जो इजी है वो है B की डायमेंशन निकालना। देखो कैसे डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दी गई इक्वेशन में आपको A, B और R का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। A और B कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, लेकिन गैस नियतांक है या गैस कांस्टेंट है। चलिए देखो साहब, वॉल्यूम में से आपको बता दें, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। वॉल्यूम में से B घट रहा है। हमने कहा कि ये इक्वेशन बन रही है और इक्वेशन में यदि कोई भी टर्म आपस में जुड़ रही हैं और घट रही हैं तो उनका डायमेंशन का सेम होना जरूरी है। ये कहता है समघातता का सिद्धांत। तो चलिए, इसका मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है B की डायमेंशन यदि वॉल्यूम के बराबर है तो आंसर ठीक है, वरना ये क्वेश्चन गलत है। तो ये क्वेश्चन हमको पता है ठीक है, इसका मतलब B में से कोई वॉल्यूम वाली क्वांटिटी घट सकती है, तो B की डायमेंशन किसके बराबर हो गई? वॉल्यूम के बराबर, L3। तरीके से भी लिख सकते हैं M0 L3 T0। चलिए बात करते हैं डायमेंशन की A की। हम जानते हैं कि इस प्रेशर में ये क्वांटिटी आपस में जुड़ रही हैं।
तो जो प्रेशर का डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन होगा, A/B² का। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, F/A से कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज F/A m1 L1 T-2। ये है फोर्स का डायमेंशन, L2 आपने नीचे लिख दिया तो m1 L-1 और T-2। तो चलिए यहाँ लिखते हैं m1 L-1 T-2 इक्वल टू A/B²। B क्या है, वॉल्यूम है जिसका डायमेंशन आपको पता है, तो आप सेपरेट कर लीजिए। आपको A का डायमेंशन चाहिए, किसका गुणा कर देंगे, B का। तो आ जाइए m1 L-1 T-2 मल्टीप्लाई बाई L3 का स्क्वायर। चलिए A इक्वल टू, हाँ जी m1 कितने हैं, 1 है। आप जानते हैं कि A की पावर m है और n है, तो लिख सकते हैं AM इंटू n, तो मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। 6 हमारे पास कितना है 1, तो 5 हो जाएगा और ये बचेगा T-2। तो A का जो डायमेंशन है वो आ गया m1 L5 T-2। अब बचा है हमारे पास R का डायमेंशन। चलिए बात करते हैं, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, प्रेशर, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या क्या कहा जा रहा है कि प्रेशर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा R इंटू टी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। ओके, यहाँ आप ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक रहेगा। हाँ जी, यहाँ प्रेशर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा m1 L-1 T-2। ओके, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है L3 और आपको RT दिया है, लेकिन हमको R सेपरेट करना है तो किसका डिवाइड लगा देंगे, T का, और T नापते हैं केल्विन में। तो चलिए m1 कितने हैं, 1 है, L3 कितने हैं, 2 हैं, T कितने हैं, -2 हैं, और K क्या आ जाएगा, -1। तो R का डायमेंशन क्या आ गया, m1 L2 T-2 K-1। तो आप इस प्रिंसिपल की हेल्प से इस तरह किसी भी इक्वेशन में दिए गए वेरिएबल्स का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और भी बात करेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप करके बताइएगा, उसको भी हम आपको दे रहे हैं। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एनी वेव y बराबर a साइन अल्फा t माइनस बीटा x। आपका डायमेंशन है अल्फा टी माइनस बीटा एक्स। तो आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ ए, अल्फा एंड बीटा। अब तीनों का डायमेंशन आप कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। हिंट आपको दे देते हैं, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आप डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखेंगे। साइन थीटा है, और हमने अभी एक्सप्लेन किया था जो साइन थीटा होता है उसका डायमेंशन m0 L0 T0 होता है। बाकी का आप समझदार हैं, कर सकते हैं। चलो करके बताइएगा। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। देखिए अगला जो प्रिंसिपल है इसको हटाते हैं, ये तो हो गया है। वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिपेंडेंसी क्रिएट करना या डिपेंडेंसी बताना, या दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन डेवलप करना।